मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और वजह इसकी बहुत वाजिब है, बहुत लाजमी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बनाम महायुति देखने को मिल रहा है। दोनों ही तरफ गठबंधन है और बड़े गठबंधन है, और इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़े दलों के अलावा जो दल हैं उनका स्टेक अपने आप में मजबूत है, अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वहां भी शिवसेना और एनसीपी का एक धड़ा बैठा हुआ है शिंदे और अजीत पवार के साथ में। तो इधर शरद पवार उद्धव ठाकरे हैं ही, साथ में कांग्रेस है और छोटे मोटे दलों को भी एडजस्ट करना है जो कम सीटों पर, जैसे आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी बेशक बड़ी पार्टी है लेकिन महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से 12 सीटों का दावा ठोक दिया उन्होंने, 5 पर तो उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। तो इस तरह से फंस गया पेच। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की डेट फिक्स हो गई है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर यह पेच फंसा हुआ है। हालांकि महायुति में सहमति लगभग बन गई है, वहीं महाविकास अघाड़ी में कई सीटों पर यह मामला उलझा हुआ है। महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि 5 सीटों पर तो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक्सक्लूसिव बातचीत अखिलेश यादव से भारत एक्सप्रेस ने की, उसमें उन्होंने इस बात को कह दिया। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा नतीजों के बाद दोनों ही गठबंधनों की रणनीतियों में फर्क दिखाई दे रहा है। महायुति जहां इसे बूस्टअप के तौर पर ले रही है, वहीं महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। दोनों ही गठबंधन सीट शेयरिंग को फाइनल करने में जुटे हुए हैं। इस पर चर्चा करेंगे, सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन दोनों ही गठबंधन सीट शेयरिंग अभी तक नहीं कर पाए हैं। बात मुलाकात चर्चा का ही दौर है, फाइनल मुहर लगनी बाकी है। इंडिया ब्लॉक में कई सीटों पर रार है, हालांकि 288 में से 260 सीटों पर सहमति की बात की जा रही है। खबर है कि मुंबई की 3 सीटों और करीब अन्य 28 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के 2 दलों का दावा है। बात बन नहीं पा रही है, मैराथन बैठकों से भी समाधान नहीं निकला है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि सीट शेयरिंग कर पाना प्रदेश के नेताओं के वश की बात नहीं है, इसलिए दिल्ली बात होगी। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। वहीं कांग्रेस जल्दी मामले में समाधान की बात कर रही है। जाहिर है सीट शेयरिंग को लेकर अंदर खाने रार तो है। हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को ओवररोल करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना है। बात महायुति की करें तो वहाँ भी सीट शेयरिंग का फार्मूला नट शेल में नहीं आ पाया है। माना जा रहा है कि सहमति बन चुकी है। शुक्रवार को देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मिले। माना जा रहा है कि बीजेपी को 140 से 150 सीट, शिवसेना शिंदे गुट को 60 से 65 सीटें और एनसीपी को 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं। मतलब 260 सीटों पर तकरीबन बात फाइनल। वहीं अन्य सीटों पर बात चल रही है। बहरहाल दोनों ही गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग को फाइनल करने में जुटे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि हरियाणा चुनाव नतीजों के पहले महाविकास अघाड़ी में जिस तरह कांग्रेस बड़े भाई के रोल में थी, अब बात वो नहीं लग रही। हालांकि हरियाणा के नतीजों के बाद महायुति के हौसले बुलंद हैं, लेकिन देखना होगा कि 23 नवंबर को जनता क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बड़े गठबंधन होते हैं तो मामला फंसता है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत एक ऐसी धुरी पर है जहां पर ये गठबंधन की राजनीति जो है इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। विश्वास पाठक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नसीर हुसैन साहब प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं, महेश तपासे जी प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट हमारे साथ हैं, साथ ही साथ में मेरे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन मैं पहले बातचीत की शुरुआत करता हूं।
नसीर साहब मुझे बताएं सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का स्टेक वैसा नहीं जैसे हरियाणा में एक तरीके से आप चल रहे थे, और संजय राउत जी की नाराजगी इसमें जो है सबसे प्रमुख है। जो पहला सवाल बनता है, नाना पटोले हालांकि उस पर अपना जवाब दे चुके कि हमें भी बताना पड़ता, लेकिन चुनाव के ऐन पहले अगर ये दरार दिखेगी, ये तकरार दिखेगी, तो क्या मैसेज जाएगा? नमस्कार, मैं कहता हूं ऐसी कोई तकरार नहीं है। आज ही रमेश चन्नीथला जी उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई, वहां उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कोई तकरार नहीं है, हमारे सीटों की जो है बंटवारा है वो बड़ी आसानी से हो रही है। अभी भी हमारी एमबीए की मीटिंग चालू है। तो मैंने कल भी कहा था कि आज भी कह रहा हूं, कल तक या परसों तक हमारे टिकट का टोटल बंटवारा हो जाए। मगर महायुति में खुद इतनी उलझने हैं कि रात के अंधेरे में दिल्ली में बैठ के मीटिंग हो रही है, फैसला मुंबई में ले नहीं पा रहे। सुबह से शाम महाराष्ट्र के नेता दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, पर वे हमारे यहाँ महाविकास आघाड़ी पे वो हमला करने वो तो नसीर भाई मैं करूंगा ना, ये काम मेरा है। मैं विश्वास जी को इसलिए तो बैठाया, पूछूंगा उनसे। आप तो अपना बताइए ना, पहले उनका छोड़िए, उनका तो पूछ ले। जहां बड़े अलायंस होंगे वहां छोटी मोटी बातें होंगी, मैंने कहता हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए, फिर मैं इसको चर्चा को, मुझे पहले ये बताइए, संजय राउत साहब ये कहते हैं कि इनके महाराष्ट्र के नेता शायद निर्णय नहीं ले पाते हैं, इन्हें बार बार दिल्ली जाना, ये संजय राउत ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। तो नाना पटोले जी कहते हैं क्या वो उद्धव ठाकरे को जाके बातें नहीं बताते हैं? क्या हमारा काम है ये, वो क्या कह रहे हैं? ये मैं इस तकरार की बात कर रहा हूं, ये बहुत एविडेंट है, पब्लिकली आकर कह रहे हैं, और जो बैठ के जो आप कह रहे हैं वो किसी के सामने आती नहीं। बोलने की अंदाज है उनकी, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करता हूं, मगर आज उन्होंने उसको रियलाइज हुआ है। उन्होंने कहा मेरा ये मकसद नहीं था, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए। मैं कहा नहीं, ये बड़ी चुनाव है, बड़े दल है, जहां पे लड़ने वालों की तादाद ज्यादा है, हर कोई चाहता है कि हमारे हिस्से में कुछ सीट ज्यादा आए, तो थोड़ी बहुत तल्ख और नाराजगी दिखेगी। मगर मैं इससे भी बड़ी बात है, महाराष्ट्र को बचाना है, क्योंकि महाराष्ट्र में तमाम तरफ करप्शन ही करप्शन है। चंदा पाओ धंधा पाओ का जो धंधा है उसे बंद करने के लिए हमें एक होना पड़ रहा है। आपको हालात नहीं मालूम है, महाराष्ट्र की हालत बद से बद है। 10,000 करोड़ जो इसके हमारे सरकारी खजाने से लूट लिया गया है, अपने दोस्तों को बांट दिया गया है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसको कौन टेंडर पाने के लिए चंदा दिया? उसी चंदे के पैसे से यहाँ के एयरलाइंस को तोड़ा गया, वहां विधायकों को खरीदा गया, सरकार बनाई गई। 10,000 करोड़ आम टैक्स पेयर जो महाराष्ट्र के हैं उनके पैसे को बर्बाद किया गया है। तो आज उसकी बात है, चंद सीटों की लड़ाई नहीं है कि वो चंद सीट ज्यादा लड़ेंगे कि हम लड़े। हम सब यूनाइट हैं, बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, क्योंकि करप्शन के विरोध में लड़ाई है, महिलाओं के अस्मिता के विरोध में लड़ाई। तो ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं तो खुद कहता हूं, ये तो आज देखिए क्या होता है नसीर भाई कि कई बार मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों पर बात, ऐसा नहीं कि इन मुद्दों पर बात नहीं, खूब बात हुई है, खूब। और आपने लोकसभा चुनाव में बड़ा शानदार प्रदर्शन किया, उसमें समझ में भी आता है कि सेंटिमेंट थे लोगों के, वो टूट फूट की राजनीति को पसंद नहीं कर रहे थे, ये भी बात मैं मानता हूं। खैर, राजू वाघमारे जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विश्वास पाठक साहब, पहले मुझे आप ये बताएं कि जैसा कि अभी नसीर भाई ने कहा कि बहुत अंदर खाने आपकी बैठक हो रही है, झारखंड में तो आप लोगों ने क्लियर कर दिया, वहां भी गठबंधन धर्म का पालन आप कर रहे हैं, लेकिन यहां मामला इतना आसान आपके भी नहीं दिखता, क्योंकि मैं देखता था कंपटीशन होता है कि तुरंत फटाफट कौन पहले लिस्ट जारी करता है और एक मैसेज देता अच्छा कि देखो हमारे बीच में कोई अनबन नहीं है। वो काम आप भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रवीण भाई, हमारी कंपटीशन हमारे साथ ही है, उनके खेमे में क्या चल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जहां तक महायुति का सवाल है, हमारा सीट शेयरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और कुछ घंटों में ही ये ऐलान भी हो जाएगा, सीट का जो डिक्लेरेशन है वो भी हो जाएगा। देखिए महायुति कैसी बनी है। महायुति में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, 30 साल से हमारा नाता है और उससे हम अलायंस बनाए। उसके पश्चात अजित पवार जो पॉलिटिकल अलायंस है हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम 2-2.5 साल से एक अच्छी मजबूत सरकार महाराष्ट्र में दे रहे हैं। इसलिए हमारे इधर सीट शेयरिंग और सरकार बनाने में, इलेक्शन लड़ने में और उसके बाद सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी हमने एकनाथ जी शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, अजित दादा पवार ने भी उसको स्वीकारा। तो एक तरफ इस प्रकार का गठबंधन है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी क्या है? महाविकास आघाड़ी यह है जिस कांग्रेस ने हरदम शिवसेना को लथेड़ा है, जिस शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे के बाद में जो उद्धव ठाकरे अपने को दावा कर रहे हैं, जिस उद्धव ठाकरे ने
हरदम ऐसा बाला साहब के द्वारा सुना है कि मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। तीसरे पार्टनर है शरद पवार। शरद पवार अब ये ऐसे इसी जो बात कांग्रेस पे में मैं 10 पूछूंगा, बार ये बाहर सवाल आकर है मेरे मारती जहन में, नहीं तो अभी नसीर भाई कहेंगे कि देखिए आपने मुझे तो रोक दिया था और ये जब मेरे बारे में बोल रहे थे आप इनको रोक नहीं रहे हैं, उनका अगला ये आएगा और इसमें लंबा समय निकल जाएगा। आप लोग इतने सीनियर लोग बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे शो में कुछ ऐसा निकल कर आए। लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कुछ ऐसी बात निकल कर आएगी जिससे उनको जानकारी मिलेगी अंदर खाने क्या चल रहा है। राजू वाघमारे जी हैं। राजू भाई आप तो बड़े सीनियर लीडर भी हैं अपनी पार्टी में, बहुत महत्वपूर्ण पद रखते हैं मैं जानता हूं। मुझे ये बताइए कि शिंदे गुट जो है उसका स्टेक क्या है? आप जैसा बीजेपी कहेगी वैसा करने वाले हैं या आपको लगता है कि ज्यादा बड़ी सीटों पर, क्योंकि ये पहला मौका होगा आप लोगों के लिए, तो किस तरीके से आप अपने स्टेक को देख रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, हमने इस चुनाव के लिए 90 से 100 सीटों की मांग की है और हम हमारे सीट जो हमें चाहिए उस सीटों के ऊपर हम कायम हैं। अभी जो फैसला होगा बीजेपी के साथ और हमारे दूसरे गठबंधन साथी एनसीपी के साथ, वो जो फैसला होगा उस फैसले से हम पूरी तरह से, हमें वो फैसला मंजूर होगा, क्योंकि महायुति जब भी हम बोलते हैं तो हम एक टीम बन के काम करते हैं और एक टीम बन के ही हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारा जो स्ट्राइक रेट है लोकसभा में वो 47% था, अच्छा स्ट्राइक रेट है। उसके हिसाब से हम सीटों की मांग कर रहे हैं। वो सीटें अगर हमें मिलती है तो महायुति को ही फायदा होगा, लेकिन महायुति के जो वरिष्ठ नेता है वो हमसे ज्यादा समझते हैं। अगर कुछ सीटों की अदला बदली होती है या कुछ सीटों के ऊपर हमें कम ज्यादा करना पड़ता है तो उसका भी फैसला जो है हमारे सर्वोच्च नेता महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव जी शिंदे साहब हमारे लिए लेंगे। लेकिन भाजपा को भी ये मालूम है कि ये जो शिवसेना है ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलने वाली है। ये जो शिवसेना है ये धर्मवीर आनंद दिघे के विचारों पे चलने वाली शिवसेना है। और लोकसभा के चुनाव में जब भी लोग बोलते थे कि भाई इनको कौन वोट देगा, ये तो उद्धव ठाकरे बात कर रहे थे कि हम गद्दार हैं, उद्धव ठाकरे बात कर रहे थे कि भाई हमने 50 खोखा लिया है। ये नासिर हुसैन साहब जैसे जो लोग हैं जिनको जानकारी जीरो है लेकिन खाली अफवाहें फैलाना इनका काम है, क्योंकि कांग्रेस को अभी वो इंडिया गठबंधन में फेक नैरेटिव सेट करने की आदत पड़ी है। तो ये इन्होंने अभी चालू किया, 10,000 करोड़ लिया। अरे भाई कहां से लिया? और अगर लिया तो आप कोर्ट में जाओ। तो ये इस तरीके की जो बातें करना, 90 सीट ठीक है, ये तो मैं जानता हूं यहाँ पर चर्चा आएगी और समय भी रहेगा हमारे। 90 आप मांग रहे हो, 90 अजीत पवार साहब मांग रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? 90 पर संतुष्ट हो जाएगी बीजेपी और ये आगे? नहीं। देखिए मांगने के लिए प्रवीण जी हम तो ज्यादा ही मांगेंगे। जब भी फैसला होगा तो हमें मालूम है उसमें से कुछ सीटें कटेगी और कट के कम हो जाएंगे, लेकिन हम इतना भी नहीं कम लेंगे कि जिससे महायुति को ही उसका फटका बैठे। क्योंकि अगर महायुति को भी जीतना है तो महायुति ये तय करेगी कि उनको भी मालूम है कि कौन से सीटों के ऊपर कौन से पार्टी। हालांकि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मुझे ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि महाविकास अघाड़ी में बड़ी खटपट चल रही है, लेकिन महायुति जो है ना उसकी सीट शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं। अगला सीएम फेस कौन होगा अगर जीत जाते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को विश्वास भी है, उसकी जद्दोजहद जो है वो भी सीटों के बंटवारे और पहले ही कौन कितनी सीटें जीतता है उससे शुरू होगा। तो ये एक दिलचस्प पहलू रहेगा। सर एक ही मिनट सर, मुख्यमंत्री पद जिसकी ज्यादा सीटें आएगी उसके ऊपर तो निर्भर नहीं करता है। ये आपने महाराष्ट्र में अभी देख लिया हमने, ठीक। और देश में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। तो हमारे तो मैं ऐसा मानूं कि शिंदे साहब ही चेहरा है इस महायुति का? देखिए ये जो चुनाव हम लड़ रहे हैं ये शिंदे साहब के चेहरे के ऊपर ही लड़ रहे हैं। तीनों पार्टी ने उसको सम्मति दी है। तो चुनाव के बाद जब भी मुख्यमंत्री पद का फैसला आएगा तो ज्यादा तजब्बू या तो वेट शिंदे साहब की तरफ रहेगा, लेकिन महायुति के वरिष्ठ नेता
जिसको चुनेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए, हम तीनों इसीलिए मैंने पार्टियां कहा कि उसके ये ज्यादा ऊपर इंटरेस्ट, जाएंगे। हालांकि ये देखिए, ये भी एक नैरेटिव हो जाएगा अभी बातचीत करते करते कि अरे अभी से बात होने लगी, अभी तो नतीजा आना है, महाविकास आघाड़ी को इतनी उम्मीदें हैं। महेश तपासे साहब भी सुन रहे हैं, बड़े सीनियर नेता हैं वो भी महाराष्ट्र के, जरा उनका भी। शरद जी के गुट को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तपासे साहब की कितनी सीटें मिलेंगी? लगभग 80 से 85 सीट के आसपास की बात लगभग तय मानी जा रही है। और जैसे मेरे सभी प्रवक्ता मित्रों ने कहा कि अलायंस का धर्म निभाना एक बहुत ही कठिन काम रहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला महायुति का हो या एनसीपी शरद पवार जी के नेतृत्व वाला महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हो। देखिए सीट, क्योंकि हर दोनों तरफ बहुत ही ज्यादा लोगों का रुझान है। हमारी साइड में आपको बताऊंगा, हमारी साइड में तो बहुत सारे लोग, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा निर्माण हो गया। अजीत दादा जी को 40 विधायकों के साथ अगवा कर लिया हमारे विश्वास पाठक साहब ने, और वहां पे एकनाथ शिंदे जी के साथ 40-45 विधायक चले गए। तो दोनों पार्टियों में बहुत ज्यादा बड़ी वैकेंसी है। अब जहाँ पे वैकेंसी रहेगी वहां पे लोगों का आना बहुत ही स्वाभाविक है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं 80, 50, 90 जगहों के लिए, और लगभग 100 जगहों के लिए एप्लीकेशंस आए हैं। और बात भी सकारात्मक रूप से चल रही है, और किसी प्रकार का तनाव यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के अंदर नहीं है। हमारा जो भी फैसला हो रहा है हम मुंबई में बैठ के कर रहे हैं, और आज शायद फर्स्ट लिस्ट आने वाली है, ऐसा सुबह दोपहर को हमारे किसी बड़े वरिष्ठ नेता का मैंने बयान सुना, फर्स्ट लिस्ट आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी लिस्ट, कोई भी अलायंस जो है, मेरे ख्याल से जिस दिन तक नामांकन फाइनल नहीं होता उस दिन तक कोई भी जो अलायंस है वो अपनी शायद लिस्ट ना दे पाए। उसका रीजन है क्योंकि अगर वो देंगे तो वहां के लोग दूसरे दल में चले जाएंगे। तो ये बहुत आम चीज होती है जनरली विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में ये थोड़ा कम होता है, लेकिन जहाँ पे विधायक, समझो अगर मेरे इधर की सीट डिक्लेयर हो गई और यहाँ से ए कैंडिडेट को सीट दे दी तो बी कैंडिडेट वाला शायद अगले खेमे में जा सकता है। तो ये भी एक चिंता राजनीतिक दलों को होती है, और राजनीतिक चिंता महायुति को भी है। पर आपके राजनीतिक ज्यादातर चिंता नेता तो इनके साथ भाजपा चले को गए है। हैं। अजीत पवार की संगठन में जो पकड़ थी सभी लोग जानते हैं, पहले भी जब शरद पवार जी रहे, हैंडल कर रहे थे, तब भी अजीत पवार जो हैं वो एक तरीके से सुपर पावर वहां पर माने जाते थे। उनके साथ पूरा नहीं, संगठन चला गया। मैं संगठन कैसे आपको बनाएंगे आप? दोनों ही अलायंसेस की लिमिटेशंस बता रहा हूँ, लेकिन सत्ता में जो बैठे हैं उनके सामने ये बड़ी चुनौती है। हमारे पास तो देखिए वैकेंसी है, हम तो क्या कहते हैं डंके की चोट पे अपने लोग अनाउंस करेंगे, लेकिन जहाँ पे सत्ता है, जहाँ से लोग खींच के लाए गए, उनके लिए इस प्रकार का इमीडिएट लोगों, क्योंकि राजू भाई भी बड़े हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत अनुभवी कांग्रेसी विचारधारा के नेता हैं। अभी उनको भी पता है कि इस प्रकार से अलायंस में सीटों का डिक्लेयर ओपनली होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे विश्वास जी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ये बात तय है। विश्वास पाठक जी, शिंदे साहब चेहरा है महायुति का? आज महाराष्ट्र में महायुति के जो चुनाव हम लड़ रहे हैं 2024 के, वो माननीय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमारा तो नेता तय है। हम तो इनका नेता चाहते हैं। इनका नेता है कौन? उद्धव ठाकरे कहते कि हमारा नाम आप घोषित कर दो, तो नाना पटोले तो पूरा तैयारी बैठे हैं उनके मुख्यमंत्री बनना है। शरद पवार ने कह दिया कि हम जयंत पाटिल को बनाएंगे, सुप्रिया को बनाएंगे जी। इसलिए मुख्यमंत्री का जो विषय है दूसरे खेमे में है। जहां तक हमारा सवाल मैं आ रहा हूं राजू भाई, आ रहा हूं आपके पास के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, क्योंकि इमीडिएट सवाल उन्हीं से आया, सीधे विश्वास जी ने सवाल ही पूछ लिया है उनसे, तो जवाब उनका बनता है। बताएं नसीर साहब। इन्होंने कहा कि महायुति कैसे बनी है, तो मैं पहले उनके नहीं चेहरा, पहले उन्होंने पूछा आपका चेहरा कौन है। नहीं आप, मैं बता देता हूँ। पिछली बातें एलिगेशन बहुत सारे राजू भाई ने भी लगा दिया, उनकी जवाब नहीं दूंगा तो आने का मतलब नहीं। ठीक। अब इन्होंने महायुति कैसे बनी, महायुति डर और खौफ के माहौल से बनाई। सीबीआई ईडी एजेंसी लगाकर आपने बनाई, पैसों का डर दिखा के बनाई, जेल का खौफ दिखा के बनाई, लोगों को बोला सत्ता में आओ या जेल में जाओ, दो ही रास्ता दिया। लोग डर के माहौल से आए। मैंने कहा 10,000 करोड़ कैसे आया, तो चंदा पाओ धंधा पाओ का जो आपने धंधा चलाया उसके थ्रू 10,000 करोड़ रुपया आया। ईडी सीबीआई के थ्रू जो इलेक्टोरल बोर्ड के थ्रू पैसा आया, उससे आपने विधायकों को खरीद फरोख्त किया, वैसे 10,000 करोड़ रुपया आया। महाराष्ट्र के जनता के पैसे को कैसे लूटा गया है हिंदुस्तान ने देखा है। अभी इन्होंने कहा कि अरे एक नाथ शिंदे साहब हो, चाहे अभी हमारे पाठक साहब बोल रहे थे, तो शिवसेना के जो सब सुप्रीम लीडर थे
उद्धव बाला साहब ठाकरे ने किसका सपोर्ट किया? जब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, जब भी इमरजेंसी लगा कांग्रेस को सपोर्ट किया। आप कैसी बात कर रहे हो कि कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रहे थे? आपके साथ तो दिखावे का साथ हो सकता है, पर वो असल में कांग्रेस को ही सपोर्ट किया। आप गलत यहाँ पे बयानबाजी कर रहे हैं। इन्होंने कहते हैं नासिर हुसैन को नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो कैसी क्या मैं ऐसा मानूं कि मैं ऐसा मानूं कि उद्धव ठाकरे आपका चेहरा है, जैसे इन्होंने शिंदे जी को एकदम एक मुश्त चेहरा बोल दिया सफाई से विश्वास पाठक नहीं किया है। सुन लीजिए, तिवारी साहब मुझे मौका नहीं दे रहे आप। नहीं, आपको खूब मौका, मैं आपको लिंक भेजूंगा, ये शिकायत तो सबकी रहती है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसमें टाइम निकाल के भेजूंगा। लेकिन नसीर भाई मुझे ये बताएं कि क्या उद्धव ठाकरे चेहरा है? आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया है। अभी हमारा चेहरा अभी है तो एमबीए है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, वहां विकास अघाड़ी हमारा चेहरा है। नहीं, इन्होंने जैसे शिंदे साहब का नाम विश्वास पाठक जी भी खुल के बोल रहे हैं, राजू भाई तो बोलेंगे ही, उनके नेता हैं, लेकिन विश्वास पाठक भी कह रहे हैं हम उनके नेतृत्व में लड़। तिवारी साहब, उद्धव ठाकरे साहब ने खुद कहा कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हूं। आप कैसी बात करें कि वो बोल रहे हैं कि ऐलान कर दो मेरा चेहरा। उन्होंने शरद पवार से आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप कोई नाम डिक्लेयर कर दीजिए। तो यहाँ हमारे यहाँ चेहरे की लड़ाई नहीं है, महाराष्ट्र बचाने की लड़ाई। महाराष्ट्र में जिस तरह से लूट खसोट मचाई है, जिस तरह से करप्शन है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, पूरी सरकार करप्शन में लिप्त है, उसकी लड़ाई है। तो राजू भाई कहते हैं कि 10,000 करोड़ का अफवाह फैला। अरे हम एलिगेशन करते हैं तो उसका एविडेंस भी देते हैं, उसका प्रूफ भी देते हैं। कहां कहां करप्शन हुआ? अभी 3600 करोड़ का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा या नहीं गिरा? वो किसके पैसे से पुतला बना था? महाराष्ट्र के टैक्स पेयर्स के पैसे से बना था। वो कैसे पुतला गिरा? उसका जिम्मेदार कौन है? वो 3600 करोड़ कौन लौटाएगा? आपकी पार्टी लौटाएगी। अरे तो हमारे पास टाइम रहेगा ना नसीर भाई, फिर आप कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं कहीं तो रोकूंगा आपको, मैं कहीं तो रोकूंगा आपको, आप बोलते चले जाएंगे, बाकी लोग भी ये कहेंगे कि मुझे नहीं बोलने दे रहे। आपने करप्शन का एक मुद्दा उठाया और अभी आने वाले दिनों में अपन खूब इस पर बात करेंगे। आज बात हो रही है ये जो फंस गया पेच है ना, राजू भाई आप कुछ कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप पोस्ट इलेक्शन भी सोचकर चल रहे हैं? शिंदे गुट के दिमाग में चल रहा है कि भाई अपने अभी तो सरकार बनानी थी तो बना दिया गया है, एक तरीके से बड़प्पन दिखा दिया बीजेपी ने, लेकिन आगे वही स्टेक बना रहे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके, इतना बड़ा चेहरा है, वहां कई और भी चेहरे हैं जो अजीत पवार साहब तो खुल के कह चुके हैं कि कौन बार बार उप मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है। तो ये इतने सारे कैंडिडेट हैं, उसमें शिंदे साहब को अपनी मजबूती थोड़ा दिखानी पड़ेगी, इसकी चिंता है कि नहीं? प्रवीण जी, कैसे गए 2 साल में काम किया है, जिस तरीके से निर्णय लिए, जो मुख्यमंत्री 21 घंटा काम करता है, पूरा महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि ये आदमी कभी सोता है, इस तरीके की बातें होती है। तो ऐसे आदमी का चेहरा ये बहुत ही पॉपुलर है, तो उनका चेहरा तो पॉपुलर रहेगा। मैंने फिर से कह रहा हूं, महायुति के वरिष्ठ नेता इसके ऊपर फैसला करेंगे। तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा ढूंढना नहीं है, उनको विरोधी दल का नेता कौन होगा इसका चेहरा उनको ढूंढना पड़ेगा। विरोधी दल का नेता, क्योंकि वो सत्ता में आने वाले ही नहीं है। अभी अगर इतना झगड़ा कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की जनता इनको कैसे वोट देगी? अभी उद्धव साहब तो पोस्टर लगा रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, कांग्रेस में 4-4 जन लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री होने के लिए। पवार साहब ने बोल दिया कि भाई अभी मुख्यमंत्री पद का कुछ बोलने की बात करना ही नहीं, पहले चुनाव लड़ो। तो इनमें इतनी गर्मा गर्मी है, तो ये मैं तो पूछ तो रहा हूं, अब वो जवाब नहीं आ रहा है। मैं पूछने की कोशिश तो कर ही रहा हूं। नसीर भाई देखिए, इतने बड़े बड़े चेहरे आपके पास भी कोई एक चेहरा तो बताइए कि हाँ ये चेहरा है, ये 2-3। आपने देखा हरियाणा में कितना भारी पड़ गया आपको। इनके पास एक भी सुन लीजिए, अभी आपने मैं महेश जी के पास जाना चाहता हूँ क्योंकि उनसे मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाता। आप ही के साथ मुझे दीजिए, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। हरियाणा की अभी आपने बात की, तो हरियाणा के मैंडेट को हम लोग मानने को तैयार नहीं है। वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं है,
वो महिलाओं, पहलवानों, नौजवानों, किसानों के खिलाफ गया हुआ वोट, उस मैंडेट को हम नहीं मान सकते। जहां 10 में से 6 उनके खिलाफ थे, वो चुनाव जीत जाए। जहां 90% से ज्यादा बैटरी, अगर आप इस तरह की बात करेंगे, देखिए क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल, तो महाराष्ट्र में चुनाव में क्यों उतर रहे हैं आप? चुनाव का विरोध कर दीजिए, आप चुनाव का विरोध कर दीजिए। आप कैसे मान के चलेंगे कि फिर महाराष्ट्र में जीत जाएंगे? अगर आपको लगता है ये गड़बड़ करते हैं तो महाराष्ट्र में कैसे जीत जाएंगे आप? अरे सुन तो लीजिए, अभी 2024 के इलेक्शन में हमने इनको लोकतांत्रिक तमाचा मारा या नहीं मारा? अरे सर, नजीर भाई, आपको जहां हार जाते हो वहां आप कहते हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ था। जहां हार जाते हो, जहां जीत जाते हो वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था सही रहती है। बीजेपी हमने लोकतांत्रिक, अरे कैसे नहीं, आपका एक झूठा सर्वे भी दिखा दीजिए जो बीजेपी को जिता रहा हो। एक झूठा सर्वे भी दिखाई दीजिए जो हरियाणा में बीजेपी को जिताता हुआ दिख रहा हो। कांग्रेस झूठा सर्वे दिखाइए। जिलेबी बांट रहे थे, ये तो बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से आया था। छत्तीसगढ़ का मैंडेट हमने देखा बिल्कुल अलग था। कई बार ओपिनियंस और लोगों के जजमेंट में बहुत गड़बड़ी और नैरेटिव आपके साथ था। उसकी कमियों पर हमने खूब बात की। आपके बड़े कई नेता बैठे, उनके साथ भी बात हुई, उन्होंने स्वीकार करा इस बात को। नहीं सुनिए ना, हरियाणा की मैंडेट बिल्कुल अलग गई है। कांग्रेस वाले जिलेबी बांट रहे थे शुरू में, तो तभी ईवीएम अच्छा था। जब रिजल्ट पलटी हो गया तो ईवीएम खराब हो गया, फिर जिलेबी बांटना बंद कर दिया। अरे शर्म करो नासिर भाई, महाराष्ट्र के नेता दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे महायुति को शर्म करनी चाहिए। अरे कितना रोगे और कितना ठीक है, क्योंकि महेश साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा। महेश जी, मुझे बताएं, शरद जी का चेहरा जो है सबसे सीनियर चेहरा है और बड़ा जिम्मेदार चेहरा है, तो उनको आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, या सुप्रिया सुले हो या कोई अन्य चेहरा आपको लगता हो आपकी तरफ से? देखिए, पहली बात तो ये कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे। पवार साहब ने, सुप्रिया सुले ने, जयंत पाटिल जी ने और भी हमारे पार्टी के बाकी के नेताओं ने कभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए कोई दावेदारी पेश नहीं की। नसीब में होगा तो जरूर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की सेवा करने का दायित्व एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी ने स्वीकारा हुआ और उस प्रकार से हम कर रहे हैं। अभी देखिए, 2014 और 2019 के दोनों चुनाव हमें क्या सिखाती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एक साथ लड़ी, सॉरी अलग अलग लड़ी, सारी पार्टी अलग अलग लड़ी, लेकिन उसके पहले वो सरकार में आने के पहले अलग एक साथ लड़ रहे थे। लेकिन 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस साहब सीएम बने तो पहले एक महीने तक तो एकनाथ शिंदे जी विपक्ष में बैठे थे। तो इसका मतलब क्या है कि शिंदे साहब का और देवेंद्र फडणवीस जी का या भारतीय जनता पार्टी का या उद्धव ठाकरे जी का जो झगड़ा था वो 2014 में शुरू हो गया। एक महीने के बाद में वो सरकार में चले गए, ईडी मिनिस्टर बने। 2019 में वही चीज वही सामने हुई। वही चीज पे उद्धव ठाकरे जी और बीजेपी के बीच में क्या टकराव हुआ, क्या उन्होंने प्रॉमिस किया था, भगवान उनको ज्यादा पता है, मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन उसके बाद यकायक हमने देखा कि उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वो नहीं बनना चाहते थे। ये पवार साहब ने उनको सूचना की कि आप 2 पावर सेंटर ना करें, एक आपका मुख्यमंत्री और एक आप, उससे अच्छा आप ही इस चीज की बागडोर संभालें। और समय उसके ठीक है, आपने स्पष्टता के साथ ये जवाब दे दिया। आपने बता दिया है कि इसमें बहुत बड़ा सवाल नहीं है, जब अपॉर्चुनिटी होती है तब भी शरद पवार जो है किसी अन्य चेहरे को आगे कर देते हैं। तो उद्धव ठाकरे का चेहरा आगे आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तिवारी जी, आप पहले मुझे बताएं कि अभी तक हमने जो बातचीत की है उसमें दोनों की ही चुनौतियां, मुझे जो समझ में आया, महायुति महाविकास अघाड़ी दोनों के सामने ये चुनौतियां हैं कि सीटों की शेयरिंग कैसे की जाए। ज्यादा परेशानी में और ज्यादा उलझन में आपको कौन दिखाई देता है दोनों में से? प्रवीण जी, अब तक मैं आपके डिस्कशन में शामिल नहीं था। मैं अभी अभी आया हूं, मुझे उसका कोई बैकग्राउंड पता नहीं है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं तो मैं फिर आगे बात। आप मुझे अपनी एनालिसिस बताएं कि दोनों गठबंधनों में किसमें ज्यादा चुनौती आपको लगती है सीट शेयरिंग को लेकर? मुझे लग रहा है, देखिए मुझे लग रहा है अभी तक की जो आज तक की और तुरंत अभी तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से कि महाविकास आघाड़ी में ही चुनौतियां ज्यादा हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जो बात 2019 के परिणाम आने के बाद से कही जाती थी ना कि ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है। अब वहां जो लोग एक साथ आमने सामने लड़े थे, अब वो दोनों अपना अपना दावा करेंगे। सिर्फ एक सीट का उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आप ये बांद्रा पूर्व में जिशान सिद्दीकी की सीट का, तो वहां शिवसेना का मुकाबला कांग्रेस से ही तो हुआ था ना, और वो मुकाबला हुआ और वहां पर कांग्रेस जीती, शिवसेना हारी, और वो परिणाम आने के अगले ही दिन फिर वो दोनों एक साथ एक गठबंधन में आ गए। तो वहां तो
संकट खड़ा होना ही था। और उस तरह का संकट, मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए एक सीट का नाम दिया है जो मुंबई की है और चर्चित सीट है, इस समय चर्चित सीट है किसी कारण से। ऐसी ही परिस्थितियां महाराष्ट्र की अनेक सीटों पर हैं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता शिवसेना के लिए काम शायद नहीं करेंगे, जिसका डर भी उद्धव को था। उद्धव क्यों कहा करते थे शुरू से कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए, या आप नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि लोग एक दूसरे की सीटें कम करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। ये डर उद्धव के दिमाग में पहले से है और वो अब बेमेल गठबंधन अपना रंग दिखाने लग गया। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने ऐड ऑन कर दिया, लेकिन ये भी देखिए कि वही शिवसेना और कांग्रेस अगर मिलकर, अब तो खिचड़ी कितनी है, शिवसेना के खिलाफ शिवसेना लड़ती दिखाई देगी, एनसीपी के खिलाफ एनसीपी लड़ती दिखाई देगी, संगठन बटा, कार्यकर्ता बटे, सिर्फ नेता नहीं बटते हैं। लेकिन वही शिवसेना और कांग्रेस जो आपस में लड़ रहे थे वो अगर साथ में लड़ेंगे तो मजबूती नहीं आ जाए। और लोकसभा चुनाव को भी थोड़ा ऐड ऑन करते हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया महाविकास। ये प्रवीण जी दोनों मिलकर के लड़ते हैं, ऊपर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे मिलकर नहीं लड़ते हैं। कोई भी चुनाव नीचे के लेवल पर कार्यकर्ता लड़ता है। कार्यकर्ताओं में जो 30 साल से एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते आ रहे हैं उनमें आपस में दुश्मनियां हो जाती हैं। एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते लड़ते कई बार मर्डर्स हो जाते हैं। आप कोंकण का इतिहास उठा करके देखिए, वहां की राजनीति का ये होता रहा है। और वहां अचानक ऊपर के नेता अगर हाथ मिला लें तो नीचे का कार्यकर्ता भी मिला लेगा, जिसके ये मुकदमे चल रहे हैं एक दूसरे के विरुद्ध। ऐसा संभव होता नहीं है। वो देखने में सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ ऊपर हाथ मिला लिया गया, नीचे हाथ मिलाना और दिल मिलाना बहुत मुश्किल होता है। वो स्थिति पिछले 5 साल में नहीं दिखी होगी। अब जब सीट बंटवारे की बात आ रही है तो वो स्थिति दिखेगी। और वो ठीक, आपका पॉइंट समझ में आता है आपका। मेरे साथ दोनों ही पार्टियों के बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। विश्वास पाठक साहब महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी में बड़े सीनियर हैं, इसी तरह नसीर भाई हैं, नसीर हुसैन साहब प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर पैनल पर। पहले तो आप ही से बनता है नसीर भाई, जो अभी तिवारी जी ने एनालिसिस रखी, इस पर आपका मत क्या है? क्योंकि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसा गठबंधन, इतना बेजोड़ गठबंधन माना गया कि उसको हमेशा महाराष्ट्र की जनता हाथों हाथ लेती रही। आपका पोस्ट पोल अलायंस है, अभी तक आजमाया आपने, अभी लोकसभा चुनाव में है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पहली परीक्षा होगी और जनता कितना पसंद करेगी नहीं पसंद करेगी इसमें संदेह है बहुत सारे एनालिस्ट को। सही है, अब उनकी एनालिसिस से मैं उस पर कुछ बोलता नहीं हूं, मगर आप बताइए इनकी सीटों में कैसे आप बोलते हैं इनकी जमीन पे इनके कार्यकर्ता काम कर रहे हो? जो अजीत पवार के खिलाफ सावंत तानाजी जो बोलते हैं कि मैं कैबिनेट में बैठता हूं तो मुझे उल्टी आती है, राम कदम साहब उनके खिलाफ बोलते हो, तो ऐसे लोग कैसे ये सरकार में है? कैसा ये अलायंस है जो अपने ही डिप्टी सीएम के खिलाफ ऐसी बात करता हो? ये कोई अलायंस है? कोई जनता तो महाराष्ट्र की देख रही है अजीत पवार के खिलाफ किस तरह के अल्फाजों से इन्हें नवाजा जा रहा है। उन्हें अपना अलायंस पार्टनर मानते नहीं है। एक कुछ चंद दिनों पहले तक प्रधानमंत्री उन्हें 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहते थे। देवेंद्र जी उन्हें चक्की पिसम कहते थे। वो लोग आज साथ में बैठे हैं, पर हमारा अलायंस जमीन पे काम कर रहा है। हम लोग जमीन पे हैं। आपने इसका रिजल्ट खुद देखा है 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में हमने बेहतरीन फाइट दी है। इनकी ईडी, सीबीआई, लोकतांत्रिक हर चीज इनके हाथ में रहते हुए, इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में रहते हुए, फिर भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे शिवसेना के कार्यकर्ता हो या एनसीपी के सब जमीन पे बराबर काम कर रहे थे। तभी तो इन्हें बेहतरीन तमाचा दिया, वोट से तमाचा दिया है, लोकतांत्रिक तरीके से हमने इन्हें हराया है। तो लोग, इन जनता बैठी है जिनके यहाँ करप्शन ही करप्शन हो, बेरोजगारी की आलम चरम पे हो, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो, लोगों नेताओं की जान की सुरक्षा नहीं हो, किसानों के हालात बद से बदतर हो, रोज अमरावती हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ, वहां किसान आत्महत्या कर रहा हो, कैसे लोग इन्हें वोट देंगे? ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ना किसानों के लिए आवाज उठाया, ना महिलाओं के लिए आवाज उठाया। चंद दिन इलेक्शन से पहले लाडली योजना लेके आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है
जहां अब बहनों की जान मुझे की माल की रक्षा ना हो। मुझे उस सरकार एग्जैक्ट को ये ऐसा लोग क्यों रिजेक्ट साउंड करते कर रहा हैं। है कि मैं हरियाणा चुनाव के दौरान यही सब बातें सुन चुका हूं कांग्रेस की तरफ से। नहीं, आप पर मुद्दे जिंदे रहते हैं। चंद सीटें कम हो गए हरियाणा में तो वो मुद्दे खत्म नहीं हो गए। पहलवानों के मुद्दे वैसे ही जिंदे हैं, किसानों के मुद्दे वैसे ही जिंदे हैं, अग्निवीर के मुद्दे वैसे ही जिंदे हैं। चंद सीटों से पिछड़ जाने उसे हार नहीं कहते। जो मैंडेट को हम नहीं मानते उसे आप हार नहीं कह सकते। वो मैंडेट आवाम के खिलाफ था, मैं अभी भी कहता हूं। पर महाराष्ट्र की आवाम बिल्कुल डिफरेंट है, महाराष्ट्र की हालात बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आपने नहीं देखा है नवी मुंबई में कैसे बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, बदलापुर में हुआ, भिवंडी में हुआ, सांगली में, तमाम जगह लोगों ने देखा है ना। ठीक ये है, सरकार चलिए निकम्मी देखिए नसीर सरकार भाई, है। आपने अभी विस्तार से अपनी बात को रखा। अभी आपकी मैं आवाज उम्मीद करता हूं शिकायत नहीं होगी। अब मुझे जरा विश्वास जी के पास जाने दीजिए। विश्वास जी, एक बात तो है कि शिंदे साहब, ये मुझे भी लगता है ऐसा, और मैं एक सवाल के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं कि शिंदे साहब का आना या शिवसेना का एक गुट आपके साथ आना, ये तो बढ़िया गठबंधन है और वो आपकी पॉलिसी और आपकी जो विचारधारा है उसके साथ। अजीत पवार जी का आना वो एक समय की मजबूरी हो सकती है, आज वो उस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। आप लोगों ने खुद ही खूब विरोध किया और शिंदे गुट भी जो है बहुत कंफर्टेबल नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि मजबूती से महायुति बनी हुई है। तो ये अजीत पवार साहब वाला जो इंक्लूजन है, इसको थोड़ा समझाते हुए बताएं कि कैसे आगे बढ़ेगा मामला। देखिए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, बालासाहेब ठाकरे शिवसेना, इनको मैंडेट मिला था, सरकार हमारी बननी थी। उसके बाद में क्या हो गया सबको मालूम है। ये शिवसेना वापस जब हमारे साथ में आ गई तो हमारा एक नेचुरल गठबंधन बन गया। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस, हमारी सरकार को करीब करीब 160 का बहुमत था। वैसे हमें अजीत दादा पवार की जरूरत नहीं थी इन टर्म्स ऑफ मेजोरिटी, लेकिन अजीत पवार ने जिस प्रकार से यह सोचा, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र का अगर विकास करना है तो डबल इंजन की सरकार में हमने जुड़ना जरूरी है, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया और हमने उसको स्वीकारा। आज वो आने के बाद में महायुति मजबूती हुई है। मैं आपको इतने बताना चाहता हूं कि बार बार जिक्र हो रहा है लोकसभा 2024 का महाराष्ट्र का। क्या था यहाँ की स्थिति? यहाँ पे 2,48,00,000 वोट्स ये महाविकास आघाड़ी को मिले और हमें 2,46,00,000 मतलब मिले हैं। केवल 2 लाख का फर्क है। और ये फर्क कैसा है? मैं मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं। मालेगांव में लोकसभा में 6 में से 5 जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी प्रकार की लीड थी। मात्र केवल मालेगांव में 1,98,000 की लीड हमारे अगेंस्ट गई। तो जो वोट जिहाद महाराष्ट्र में चला वो इस बार विधानसभा में नहीं चलेगा। वो एक सीट सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन बाकी 5 सीट हमको मिलने वाली है। इसलिए सरकार हमारा बनना तय है और 2 साल में जनता ने विश्वास देखा है जी, जो अर्थमेटिक आप बता रहे हैं ना, वो अर्थमेटिक तो हरियाणा में भी है। वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का भी हार होती है, जीत होती है। हम तो ऐसे कई चुनाव देख चुके हैं जिसमें वोटिंग परसेंटेज बराबर होने के बावजूद जीत हार का निर्णय इससे नहीं होता। एक मिनट नसीर भाई, आऊंगा ना मैं आपके पास, एक बात तो खत्म हो जाए। आपको बिल्कुल क्या है आप मुझे समझाना पड़ेगा। नहीं, आप इस पे प्रश्न उठा लीजिएगा। वो बीजेपी वो प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं, आप इस पे निश्चित तौर पर आपत्ति उठाइएगा। आपका ऑब्जेक्शन होना चाहिए। क्या जिहाद है ये? जिहाद क्या है ये मुझे समझाइए। आपके नेशनल चैनल पे आके किसी कौम को जिहादी बोले और आप बोल रहे हैं कि उनका राइट है। मैं अब जिहाद पर चर्चा करूं तो जिहाद को बहुत नकारात्मक तो कई लोग नहीं मानते हैं। अब मैं उस पे करूंगा। अभी मौलाना साहब को बैठा लूंगा, वो जिहाद पे एक अलग चर्चा करने लगेंगे कि जिहाद के मायने समझाने लगेंगे। क्यों? यही अजीत पवार मुस्लिमों को 10% सीट देने की बात करते हैं। क्या वो सीट जिहाद कर रहे? आप बोलो कि उस सीट नहीं, एक मिनट नसीर हुसैन साहब, इसका बैकग्राउंड समझिए। पहले सुनिए, मैं इस पे इसलिए नहीं जाना। आपको पता है सलमान खुर्शीद साहब की भतीजी लड़ रही थी, वहां से ये शब्द निकला था और उनका दिया हुआ था। कांग्रेस की बड़ी नेता है, छोड़ दीजिए ना, उस पे क्यों जाते हैं आप? वो चर्चा वहां कहां की कहां चली जाएगी? नहीं, ये चर्चा को वहां लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो उनका नैरेटिव है। आपने बोल दिया 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। मैंने थोड़ी कागज मांग लिया आपसे, अब मैं क्या करूंगा इसमें? आप बोल रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने बड़े घोटाले किए, वो भी गंभीर बात है उतनी। छोड़ दीजिए ना इसको। अरे चलता है चर्चा में। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैं इस पे ऑब्जेक्शन करूं, उस पे ऑब्जेक्शन, चर्चा ही नहीं बढ़ पाएगी। तिवारी जी, मुझे ये बताइए, लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन क्यों नहीं दोहरा सकती महाविकास आघाड़ी? जब लोकसभा चुनाव में वो सेंटीमेंट समझ में आते हैं कि जनता को ऐसा इंप्रेशन गया कि ये तोड़फोड़ की राजनीति यहां पर हुई है, जचा नहीं मामला, वो इंप्रेशन क्या बरकरार है और क्या था वो इंप्रेशन, या कोई और वजह? प्रवीण जी, पहले तो मैं जो मैंने अपने
पहले वाले वक्तव्य में बेमेल गठबंधन की बात की, मैं नसीर हुसैन से सहमत हूं कि अजीत पवार को उस तरह का एक्सेप्टेंस महायुति में भी नहीं मिला, इसके मतदाताओं में भी नहीं मिला, और ये लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बड़े बड़े मंचों पर एक्सेप्ट किया है कि हाँ, वो उनके वोट ट्रांसफर नहीं हुए, शिंदे के हुए, अजीत पवार के नहीं हुए। ये मैं एक्सेप्ट करता हूं नसीर की बात। दूसरी चीज जो आपने अभी सवाल किया कि वो क्यों नहीं दोहराया जा सकता है, गणित लोकसभा के और विधानसभा के चुनावों के अलग अलग होते हैं। जैसे नैरेटिव की बात अभी आई ना, कि एक नैरेटिव सेट करना, वोट जात का नैरेटिव बात हो रही है, वही नैरेटिव था कि संविधान बदल दिया जाएगा, वही नैरेटिव था कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये दोनों बातें केंद्र सरकार से ताल्लुक रखती थी, राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता है संविधान बदलना या आरक्षण खत्म करना। वो एक गुस्सा था लोगों के मन में, या उनको गलत नैरेटिव के जरिए या सही नैरेटिव के जरिए या जैसे भी कह करके लोगों को समझाया गया, लोगों की समझ में आ गया, और अब वो इशू खत्म हो गया लोकसभा चुनाव के साथ। जो आधे % का फर्क महाराष्ट्र में रहा है, 0.5%, मैं एक इसमें बस ऐड कर रहा हूं, आप ही कंटिन्यू करिएगा तिवारी जी। एक चीज ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें एक लगता है कि इस मामले को ऐसे भी देखना चाहिए कि यही नैरेटिव ना मध्य प्रदेश में चलता है, ना गुजरात में चलता है, ना कई अन्य राज्य जहां बीजेपी ने, हाँ उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में ये खूब चलता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि चर्चा में बहुत उठता है। तो मुझे लगता है कि कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इसमें ज्यादा प्रमुखता से सामने आने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि कांग्रेस ने एक नैरेटिव रखा कि संविधान बदल देंगे और वो चल गया। नहीं, वो मैंने कहा ना कि वो उसमें भी सिर्फ आधे % का ही तो फर्क रहा ना, 0.5% का। और उसके अलावा जो एक जातीय गणित रहा, जिसको लेकर के मराठवाड़ा में इस समय अनरेस्ट फील किया जा रहा है, और वो लोकसभा में भी फील किया गया है और विधानसभा में भी फील किया जा रहा है। इस पर महायुति को सोचना पड़ेगा, महायुति को ठीक ठाक लड़ना पड़ेगा। ये जो मराठा आंदोलन का फैक्टर है, जहां मनोज जरांगे पाटिल ने जो आह्वान किया है कि मराठा आरक्षण के विरोध करने वालों को हराइए, इस बार तो, ये तो पिछली बार तो सिर्फ एक आह्वान था उनका, इस बार तो वो तैयारी कर रहे हैं अपने कैंडिडेट उतारने की। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज भी लेने शुरू कर दिए हैं। तो ये सारे कारण रहे। लेकिन उस समय एक और बात कहूंगा कि जो फैक्टर, ओबीसी फैक्टर, जो उस समय शायद ज्यादा साइलेंट बैठा हुआ था, अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मराठा एक तरफ जाएगा तो उसका ध्रुवीकरण ओबीसी में भी होगा। ये छगन भुजबल जब शरद पवार से मिलने उनके घर गए थे, 2.5 घंटे 2 घंटे बैठ के इंतजार किया, बाद में वो पवार साहब बीमार थे और उनके बेडरूम में जाकर के उनकी मुलाकात हुई, तो ये बात छगन भुजबल जी ने शरद पवार को कही थी कि गांव-गांव में माहौल बिगड़ रहा है, लोग एक दूसरे के सुख दुख में भी शामिल होने से कतराने लगे हैं। ये जो एक बात पैदा हुई है मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर शुरू होने के बाद से, ये ध्रुवीकरण आपको इस चुनाव में बहुत तीव्रता से दिखाई देगा। और ये ध्यान में रखिए कि बैकवर्ड क्लास ने, ये कास्ट कमीशन ने जो बात कही थी कि 28% अगर मराठा, इसका फायदा किसको मिल रहा है ध्रुवीकरण का? मैं नहीं कह सकता। एक बात, हम आप जैसे पत्रकारों को अब लोकसभा चुनाव के परिणाम और हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद कतई ये मूर्खता होगी हमारी अगर हम कहना शुरू कर दें कि हाँ ये I got your point। मैं एग्री करता हूं आपसे, इस बात पे एग्री करता हूं, सिर्फ एनालिसिस कर सकते बट हैं। ठीक है, आपने सही कहा, ये इस पर नजर दोनों की ही होगी, दोनों तरफ से होगी, किसका नुकसान। और अब आई देखिए, इसमें जोड़ना चाहूंगा जोड़ना चाहूंगा कि इसमें मराठों की संख्या अगर 28% 30% है तो ओबीसी 52% बैठते हैं। अगर एक तरफा ध्रुवीकरण होगा, ध्रुवीकरण कभी भी एक तरफा होता ही नहीं, वो चाहे हिंदू मुस्लिम का हो और चाहे दो जातियों के बीच हो, ये ध्यान में रखना पड़ेगा इन राजनीतिक दलों को।
हाँ, हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे, जो आपने दूसरा वाला, खैर छोड़िए ना, उस पर चर्चा है, लेकिन वोट जिहाद की बात पे नसीर साहब ने एक आपत्ति जताई थी और उस पर एक डिस्कशन, वो मैं सीधे सीधे कहता हूं कि मुस्लिम मतदाता आपके साथ में जाएगा, इस तरीके से बीजेपी शायद इशारों इशारों में ये बात कहना चाहती है, और मुस्लिम मतदाता आपकी ताकत है वहां पर नसीर भाई। हालांकि अभी मैं देख रहा था अबू आजमी साहब मेरे साथ थे कल, मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने जो नाराजगियां जताई थी आप ही लोगों के प्रति, वो उसका आज हम देख रहे हैं कि मुजाहिरा भी कर दिया गया। 5 सीटों पर तो उम्मीदवार घोषित कर दिए, 12 मांग रहे हैं, अभी हुआ नहीं है फाइनल, लेकिन अपने उतार दिए और सभाएं करनी शुरू कर दी है। तो थोड़ा ये बताइए कि मुस्लिम वोटों को क्या इंटैक्ट करने का प्रयास रहेगा, और जिसको वोट जिहाद कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मेंशन करती है, क्या वो यही आप मानेंगे? मैं कहता हूँ ये वोट जिहाद है क्या, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था। हर मंच पे अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है, वो हिंदुज्म को अगर बोलती है कि मुझे वोट दो, तो क्या वो जिहाद है? अरे लोकतंत्र में आप वोट किसी से भी मांग सकते हैं, अपनी बातों से वोट मांगते हैं, वो जिहाद कैसे है? हमारे ही देश के नागरिक, हम उनसे वोट मांगे तो वो जिहाद कैसे है? अगर मुसलमान आपको वोट ना दे, किसी वजह से रिजेक्ट कर दे, तो वो जिहाद है। अगर हिंदू, आपके कितने % हिंदुओं का आपको वोट मिलता है, जिसके आप कथा कथित ठेकेदार बनते हैं, वो भी आपको ठुकरा देते हैं। कितने % वोट हिंदुओं के मिलता है? यही प्रधानमंत्री जी अमित शाह जब कश्मीर जाते हैं, उन्हीं मुसलमानों को बोलते हैं ईद में आपको 2 सिलेंडर देंगे, मुहर्रम में वो देंगे, तो क्या वो जिहाद है? अरे अपने ही लोगों से वोट मांगना कैसा जिहाद है, ये मैं समझना चाहता हूं। अभी तिवारी साहब ने कहा कि हमने संविधान बदलने की बात कही थी, इसके वजह से वोटों का इधर से उधर हो गया। संविधान बदलने की बात कांग्रेस ने नहीं उठाई थी, हेगड़े साहब ने उठाई थी, लल्लू कुमार जी ने उठाई थी। इन लोगों ने कहा था हमें 400 सीट दे दो, हमें संविधान बदलना है। कांग्रेस ने नहीं कहा था, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था, मिस्टर लल्लू ने, हेगड़े ने, कि हमें 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। क्यों बोलता हूं संविधान बदलना था? क्योंकि ओबीसी के हक को मारना था। क्योंकि मैं नहीं कहता, इनकी ही रोहिणी कमेटी है, इनकी रोहिणी कमेटी कहती है कि सिर्फ 5% ओबीसी को फायदा मिल रहा है, बाकी किसी को फायदा नहीं मिल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बनाई है। तो हम कहते हैं कि संविधान बचाने के लिए अगर इनको वोट जाता है, खिलाफ गया, तो हमने कौन सा गुनाह किया है? क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जब इन्होंने सगुफा छोड़ा, संविधान में वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अब चेंज करना होगा या बदलना होगा, तब नहीं कर सकते, क्योंकि 360 वोट चाहिए। अब वो ताकत इनमें नहीं है कि अब वो कोई छेड़छाड़ कर सके। इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया था, वंचितों गरीबों को बचाने की आवाज उठाई थी, जो संविधान में खेलवाड़ कर रहे थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में आवाज उठाते थे, उन्हें सदन से बाहर कर दिया जाता था। उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि बोलने की आजादी नहीं थी। आर्टिकल 19 बोलने की आजादी देता है, पर बीजेपी हमारे बोलने की आजादी छीन रही थी। जिसने भी आवाज उठाई, जेल के सलाखों में। इसलिए कहा था संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। तो आज अलग अलग सगुफों की बात, अरे आपके पास मुद्दा है महाराष्ट्र में, तो वो बताइए क्या मुद्दा है? आपने क्यों नहीं फार्मर्स की लड़ाई लड़ी? क्यों हमारे यहाँ सारे 1300, 1.5 महीने में सिर्फ 1300 किसानों ने सुसाइड कर लिया? ये हमारा नहीं है, एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है। विदर्भ में, मराठवाड़ा में 1300 लोगों ने सुसाइड किया। क्यों किया? आपकी डबल इंजन सरकार होते हुए महाराष्ट्र ठीक है क्यों नसीर भाई, आपने बात को रखा विस्तार से। मुझे लगता है कि सारे प्रमुख मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपको रखने चाहिए वो आपने रखे हैं। विश्वास जी, वोट जिहाद शब्द तो आप कह देते हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाता, ये हरियाणा नहीं है, यहाँ पर मुस्लिम मतदाता बहुत महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में साबित होने वाला। और मैं देख रहा हूं कि जितने सीनियर लीडर्स हैं उनके बयान बहुत ही अब सुलझे हुए और बहुत फूंक फूंक कर दिए गए बयान दिखाई दे रहे हैं, उठाए गए कदम दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि वोट जिहाद क्या ये एक मुद्दा लेकर जाएंगे आप? हिंदुत्व पर ये चुनाव होगा, या मुद्दों की जो बात कर रहे हैं अपने काम बताएंगे, तो कौन से बताएंगे जिनकी वजह से ये चुनाव होगा? और क्या मुस्लिम मतदाताओं का वोट नहीं चाहिए आप लोगों को? देखिए, हमारा इलेक्शन में जाने का तरीका बहुत सिंपल है। वोट जिहाद की बात इसलिए निकली क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा में वोटिंग का पैटर्न हुआ था, मैंने आपको बताया था। हम लोकसभा में भी और अभी भी जिस प्रकार से जा रहे हैं, वो केवल और केवल विकास की राजनीति भी जा रहे हैं। 2014 से 2019 जब देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे, सरकार ने जो काम किए थे वो सब काम आगे जाकर 2019 से 2022 तक बंद हो गए थे। आज गए 2 साल में
महाराष्ट्र में, मुंबई में मेट्रो चालू हो गई है, कोस्टल रोड बन गए हैं, जो अपनी सुपर एक्सप्रेस है वो चालू हो गई है, अटल सेतु जो है वो चालू हो गया है जी। और ऐसे किसानों के लिए ऐसे कितने काम यहाँ पर हो रहे हैं। किसानों को हमने बिजली माफ कर दी है। माफ करते समय आम आदमी या कांग्रेस समाज हमने नहीं किया है। जो 8 रुपए की बिजली किसानों को दे रहे थे, आज वो सोलर के माध्यम से दिन में हम 3 रुपए की बिजली उनको दे रहे हैं, इसलिए हम उसको मुफ्त से बिजली दे सकते हैं। तो दिस इज द गवर्नेंस ऑफ वेरी रिस्पॉन्सिबल अप्रोच। इस प्रकार से हम जा रहे हैं और हमने अगर नल से जल दिया तो सबको दिया है, वो हिंदू मुस्लिम हमने चेक नहीं किया है। घर घर में हमने बिजली दिया है, घर घर में हमने शौचालय दिया है। इसलिए हम जो जा रहे हैं केवल और केवल विकास का मुद्दा लेकर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार बड़े पैमाने पे चुन कर आ रही है। मुस्लिम मतदाता आपको मत देगा इस बार, क्यों? 100% देगा, क्यों नहीं देगा? 100% देगा। आपने कहा ना लोकसभा चुनाव में पोलराइजेशन हुआ था, इसलिए मैं इस बार ये शब्द हो गया था, वो गुमराह हो गया था, वो इनके कारण गुमराह हो गया था। अभी उनको पता चल गया कि ऐसा नहीं चलेगा। हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी जी को और यहाँ पर एकनाथ जी शिंदे की सरकार को ही वोट देना है। ठीक है नसीर साहब, ये आपने काफ़ी बातें रखी और काफ़ी मुद्दे उठाए हैं, लेकिन मैं चलते चलते एक कमेंट तिवारी जी का ज़रूर चाहूँगा। तिवारी जी, एक तरह से विश्वास पाठक जी ने तो ये कह दिया कि शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, बट इधर हम देवेंद्र फडणवीस जी जैसा बड़ा चेहरा भी देखते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्टेक की भी बात रहेगी। इधर उद्धव ठाकरे हैं, वो हैं, लेकिन नसीर साहब ने कहा कि नहीं, ये तो बाद में तय किया जाएगा और निश्चित तौर पर ये यहाँ पर चेहरे को रखना। लेकिन क्या ये शिंदे बनाम उद्धव जैसा चेहरों के लिहाज से चुनाव रहेगा इस बार? देखिए, अभी चुनाव से पहले तक जब तक मतदान नहीं हो जाता है, ये तो 6 महीने पहले, करीब साल भर पहले देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया था कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन नेतृत्व में लड़ा जाएगा इसमें, और बाद में कौन मुख्यमंत्री होगा बाद में नेतृत्व बना रहेगा, इसमें बड़ा फर्क होता है। ये बात ठीक है। वो देखिए, शिवसेना और भाजपा में 1995 बाला साहब के समय में ये तय हो गया था कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। वही फार्मूला बाद में कांग्रेस एनसीपी ने अपनाया। तो जो चुनाव जिसकी जितनी सीटें होंगी और उसका उतना बड़ा स्टेक बनेगा। ये चर्चा बड़ी अच्छी रही, क्योंकि इसमें मुझे कई पॉइंट्स मिले जो आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। अभी तो चुनाव में बड़ा घमासान होना है और मैं उम्मीद करता हूं कि विश्वास पाठक जी, नसीर हुसैन साहब, तिवारी जी, आप सब लोगों से बार बार मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।